नमस्कार दोस्तों। पेपर आएगा वो किस प्रकार का आएगा, कितने प्रश्न होंगे, कितने कितने अंकों के होंगे, टोटल अंक क्या होंगे और कौन कौन सी प्रश्नमाला से प्रश्न आएंगे, तो पूरा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। जिसका सिलेबस में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है दोस्तों, एक बार उस सिलेबस को 2022 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो दोस्तों जो ये मॉडल पेपर बनाए गए हैं वो 2022 के सिलेबस के अनुसार ही बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो कम किया गया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इतने प्रश्नों का समायोजन किस प्रकार से किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न थे उनमें से 3 प्रश्न उस बैक वाले में से रह गए थे, उनको पहले हल कर लेते हैं। तो इसमें 9वां प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए कोस 30 माइनस साइन 60। तो दोस्तों यह था कोस 30 माइनस साइन 60 डिग्री। तो दोस्तों या तो हम ये जानते हैं कि कोस 30 का मान उतना ही है जितना साइन 60 का है। एक तो सारणी के माध्यम से ये पता चलता है। दूसरा, अगर हम इस सारणी के माध्यम से लिखें भी तो साइन कोस 30 का जो मान है वो है √3/2। तो √3/2 माइनस साइन 60 का जो मान है वो भी √3/2। ये लिखा तो जब 3/2 से 3/2 माइनस के ये प्लस का ये माइनस का, आंसर आपका आ गया 0। तो आपका ये कंप्लीट लघुत्तरात्मक प्रश्न इस प्रकार से करने होंगे। सारणी के माध्यम से हमने मान रखे तो ये दोनों संख्याएं कट गई। क्यों कटी? एक प्लस की थी एक माइनस की, दोनों संख्याएं समान है तो आंसर आपका आ गया 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइन 3x बराबर 1। ये 9वां क्वेश्चन था, ये 10वां क्वेश्चन है। अति लघुत्तरात्मक में बच गए थे दोस्तों जो रह गए थे उस प्रश्नों के अनुसार। तो 3x बराबर 1 लिखा हुआ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, एक जो मान है वो किसका मान है? ये जो एक मान है वो है 90 का। तो हमारे पास आंसर आ गया 3x बराबर 90। 3x बराबर 90। साइन 3x बराबर 1 लिखा हुआ है तो एक मान है सारणी में साइन 90 का। तो यहाँ 1 की जगह आ गया 90, साइन हट गया तो 3x बराबर 90। तो x बराबर ये गुणा में थी भाग में आ गई तो 90/3 अर्थात 30 डिग्री। आपका ये क्लियर भी हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हार्ड नहीं है, मैथ इतना हार्ड नहीं है जितना हम इसको बना रहे हैं। बस इसको समझने का और इसको हल करने का जो फॉर्मूला है वो अगर हमें आता है तो मैथ इज इजी। नेक्स्ट जो है बंटन, 11वां क्वेश्चन। इसमें बंटन में जो संख्या दी गई है 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य। देखिए दोस्तों जो माध्य पूछा था उस माध्य के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, अगर कोई संख्याओं का एक समूह दिया जाए तो माध्य का एक अलग से नाम है, वो है औसत। तो दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं औसत, हमने कक्षा 5 में पढ़ा था। कक्षा 5 का टॉपिक है ये औसत। तो क्या हम औसत ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका जो पैटर्न है माध्य बराबर सिग्मा x/n, सिग्मा x/n, ये सूत्र लगा देंगे। और यह जो सूत्र बना है वो बना है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ सिग्मा x/n, तो इन सब का योग कर लीजिए। 10 और 12 22 और 8 30, 30 और 7 37, 37 और 13 50। तो 50 बटे संख्या इनकी 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर आ गया 10। क्लियर दोस्तों? यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उस सिक्के के चित या पट आने की संभावना क्या होगी? तो ये हमें एक सिक्के को उछालना है, एक सिक्के को। तो देखिए एक सिक्के के कुल परिणाम तो या तो आपका H आ सकता है या फिर T, यानी कुल परिणाम हमारे पास हुए 2, यानी हेड या टेल या चित या पट। तो इसमें ये पूछा चित या पट आने की प्रायिकता, चित या पट आने की। तो चित आने की प्रायिकता 1/2। प्रायिकता का जो रूल है, प्रायिकता चित की, चलो ये लिखते हैं चित की प्रायिकता। तो PA बराबर चित आने की संभावना बटा कुल परिणाम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो चित आने की जो प्रायिकता है वो 1/2। इसी प्रकार से पट आने की प्रायिकता भी 1/2।
यहाँ हम लिखते हैं पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। तो ये थे हमारे प्रायिकता से संबंधित प्रश्न। अब आ जाते हैं अपने वस्तुनिष्ठ खंड ब। खंड ब में जो पहला प्रश्न है वो है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? 90 और 144 का HCF हमें पूछा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो थी वो थी, हमने एक अलग से टॉपिक बना रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरा वीडियो देख ले, कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। तो A बराबर BQ प्लस R। यहाँ R जब तक शून्य नहीं आ जाता तब तक आपका जो मान करते रहना भाजन की क्रिया। तो यहाँ इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया, यानी 144 बराबर A का मान 144, ये बड़ी संख्या। B बराबर 90 भाग दिया एक बार, शेषफल बचे हमारे पास 54। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट यहाँ R बराबर 0 नहीं आया। अब A जो है नेक्स्ट स्थिति में A बराबर 90 और B बराबर 54 रख देंगे। तो 90 54 यहाँ आगे भाग दिया एक बार, शेष बच गए हमारे पास 36 बच गए। तो यहाँ R बराबर फिर 0 नहीं है। अब A बराबर आ गया 54, B बराबर आ गया 36। लिखते जाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती जाएगी। अब यहाँ लिख लेंगे 54 बराबर भाग दिया 36 का, गया एक बार, प्लस बच गए 54 में 36 गए, 14 में 6 गए 8 और 1 18। यहाँ भी R बराबर 0 नहीं है, यानी R का मान लास्ट तक 0 नहीं आए। अब A बराबर 36 और B बराबर 18। नेक्स्ट पॉइंट पे 36 बराबर 18 गुणा 2 प्लस 0। 18 36 में 18 का भाग 2 बार गया, शेष आ गया 0। R बराबर 0, देन इसलिए HCF किसका? 90, 144 बराबर अंतिम पद 18 आंसर। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा किसी दो संख्याओं का HCF ज्ञात किया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन, x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक। अब इसके शून्यांक ज्ञात करने की जो विधि है दोस्तों ध्यान से देखना, द्विघात बहुपद का एक रूल होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर का, ये द्विघात का रूल है, यानी द्विघात का मानक रूप। तो इस मानक रूप के अकॉर्डिंग पहले पद को तीसरे पद से गुणा किया, यानी a b किया, यानी a गुणा c किया, तो हमारे पास मान आया -15। a और c का गुणा किया -15 के सर्वसंभव गुणनखंड कीजिए जो दो भागों में दीजिए। 1 का भाग जाता है 15 बार, 2 का भाग जाता जन नहीं है, 3 का जाता है 5 बार, फिर 5 का जाता है 3 बार, यानी कुल मिला के ये 2 ही खंड बने। अब इन 2 खंडों में से एक ध्यान दीजिए कि माइनस का 15 है, तो इनमें से एक संख्या तो माइनस की होगी, एक संख्या प्लस की होगी। ध्यान दो, हमें माइनस के 2 चाहिए, तो माइनस के 2 प्राप्त करने के लिए कौन सा युग्म इनमें सर्वश्रेष्ठ रहेगा? तो इसमें देखिए माइनस का 5 है, प्लस का 3, क्या आपका आंसर -2 आएगा? देखिए इनको गुणा करेंगे तो माइनस के 15 आए और जोड़े तो माइनस का 2 आया, यानी बीच में जो होता है वो योग होता है और बाहर होता है वो गुणनफल होता है। तो हम इसको लिख लेंगे x² माइनस नहीं पहला पद, प्लस का 3x माइनस का 5x माइनस 15। दोस्तों इसकी जगह हमने 2 मान रख दिए, प्लस का 3x और माइनस का 5x, ये जो पद है वो लिख दिया। x इसके अचर पद है वो यहाँ रहेगा। अब यहाँ देखिए चर पद है, चर पद ऐसे कैसे रहेंगे? तो दोनों के कोष्टक ले लीजिए, दोनों में से कॉमन x² और 3x में से कॉमन x आ गया, तो x प्लस 3 माइनस 5x माइनस 15 में से कॉमन 5 आ गया, तो हमारे पास बच गया x प्लस 3। कोष्टक से बाहर हमने माइनस ले लिया तो ये चिन्ह चेंज हो गया। अब दोस्तों यहाँ करना क्या है, अगर आपका युग्म सही बना है तो ये दोनों कोष्टक सेम आएंगे, अगर युग्म गलत बना है तो ये दोनों कोष्टक सेम नहीं आएंगे। तो आपका जो आंसर आ गया x प्लस 3 और x माइनस 5, ये आपका गुणनखंड तैयार हो गया, यानी शून्यांक। अब इसके जो शून्यांक होंगे वो एक तो होगा x बराबर -3 और एक x बराबर होगा
5, यानी इधर से इधर आएंगे तो ये -3 और इधर से इधर ही आ जाएगा +5। ये इसके दोनों शून्यांक हो गए। तो दोस्तों ये इतना हार्ड नहीं है, शून्यांक रख लेंगे। तो शून्यांक अगर पूछा है तो हम शून्यांक यहाँ भी रख सकते हैं, x + 3 = 0। तो ये इधर से इधर गया तो x = -3, क्लियर। और इधर x - 5 = 0, तो ये इधर से इधर आ गया +5। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, इसमें है रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। हमारे पास जो समीकरण दिया गया है 2x + y = 6, समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 दिया गया है 2x - y = 2, समीकरण नंबर 2। अगला खुद कह रहा है विलोपन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दो, इसमें y का विलोप स्वतः ही योग करने से हो रहा है। जब स्वतः ही विलोप हो रहा हो, देखो y प्लस का और y माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे योग करने पर, योग करने पर। तो यहाँ योग करने पर y से y कट गया तो 4x = 8, तो x = 8/4 अर्थात 2। तो x = 2 आ गया। अब x = 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 नंबर वापस उठाइए दोस्तों। 2x + y = 6, 2 की जगह x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 × 2 + y = 6, तो ये 2 दूनी 4 हो गए, इधर से इधर आ गए, तो y = 6 - 4 अर्थात y = भी 2। तो इस प्रकार से x का मान भी 2 होगा और y का मान भी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, गुणनखंड विधि से, यही प्रश्न आ गया 7वां, जो हमने 5वां प्रश्न किया था, 7वां नंबर का क्वेश्चन। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण यानी 2x² - x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल। तो इसके द्विघात है तो इसके 2 मूल होंगे। अब वो 2 मूल कौन से होंगे, तो दोस्तों देखते हैं। पहले को तीसरे से गुणा कर दी, जैसे 5वें प्रश्न में किया था हमने, इसको इससे गुणा किया तो -12 डायरेक्ट लिख दीजिए। अब 12 के सर्वसंभव गुणनखंड 2 भागों में, 1 का भाग जाता है 12 बार, 2 का जाता है 6 बार, 3 का जाता है 4 बार और 4 का जाता है 3 बार। तो दोस्तों हमारे पास जो युग्म बने कुल मिला के 3। अब 3 युग्मों में से वही -12 है, तो माइनस का एक चिन्ह माइनस का और एक चिन्ह प्लस का। अब देखिए बीच में चिन्ह हमारे पास है माइनस का, तो जो माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की। लिख लीजिए दोस्तों, इसमें बड़ी माइनस की, छोटी प्लस की। इसको करेंगे तो -11 जो कि नहीं है, बीच में माइनस का 1 है। इसको करेंगे तो -4 वो भी नहीं है, तो ये दोनों युग्म तो कैंसिल हो गए। ये बचा -1 जो कि यहाँ है, तो हम ये दोनों पद यहाँ रख देंगे। तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 4x -6 = 0। इसको हल करने के लिए देखिए दोस्तों, इसको इधर कर लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन देखिए ध्यान से, x कॉमन है, 2 और 3 में से 2 कॉमन हो ही नहीं सकते, तो x कॉमन आ गया, तो 2x + 3 माइनस इस दोनों में से कॉमन 2 है, तो ये देखिए 2x, फिर वही माइनस वाली स्थिति, तो प्लस के 3 = 0। अब कोष्टक हमारा एक तो ये बन गया कि 2x + 3 = 0। 3 इधर से इधर आए तो 2x = -3 और x = -3/2। तो एक तो आपका शून्यांक आ गया ये। दूसरा शून्यांक देखो x - 2, x - 2 = 0, तो x = 2 इधर से इधर गए प्लस के 2। अगला जो प्रश्न है वो है 8वां क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। हमें जो दिया गया समांतर श्रेणी है वो ध्यान से देखो दोस्तों। समांतर श्रेणी है 7, 13, 19 डैफ 205। तो इसमें ये पूछा था कितने पद हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं अंतिम पद 205 है, लास्ट का जो पद है वो 205। यानी हमें दिया गया an = 205। क्या a = 7 है, श्रेणी का पहला पद। समांतर श्रेणी का पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है दोस्तों, कैसे पद ज्ञात करते हैं, कैसे पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ d = 6 हो गया, 7 + 6 6 का योग है, सार्वंतर 6 आ गया।
अब हमें सूत्र लगाना है ए एन का, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन, ये सूत्र था। ए एन दिया जाए तो ए एन को बाद में लिख लेंगे। ए का मान 7 प्लस एन पता नहीं कि कितने पद हैं, यही तो हमसे पूछा, तो एन का मान ज्ञात नहीं है -1 और सार्वंतर 6 बराबर ए एन का मान 205। जब इनको हम हल करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा कि 7 प्लस 6 को एन से गुणा किया 6n माइनस 6 को 1 से गुणा किया 6 बराबर 205। इधर से इधर देखो 7 में से 6 गए, 6 1 बच गया, तो 1 प्लस 6n बराबर 205। इधर से इधर 1 आएगा तो 6n बराबर 205 माइनस 1, तो 6n का जो मान आया हमारे पास आ गया 204, तो n बराबर आ जाएगा 204/6। तो हमारे पास n का मान आ गया यहाँ पर 6 दूनी 12 6 18, 3 बार गया, सो दोस्त 3 बच गए, 2 6 चौक 24। तो इस श्रेणी में कुल मिला के 34 पद है, 34। तो इस प्रकार से हम किसी श्रेणी का पद ज्ञात कितने पद हैं वो भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है 9वां क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब 9वां जो क्वेश्चन है उसको हल कर लेते हैं यहाँ इधर। तो जो 9वां क्वेश्चन वो ये है कि किसी समांतर श्रेणी में, 9वां क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं या विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली, तो दोस्तों ध्यान दो, 3 अंकों वाली, 3 अंकों की संख्या ढूंढो पहले, 3 अंकों की संख्या। तो ध्यान से सोचिए दोस्तों, 100 से 999 तक ये 3 अंकों की संख्या है। अब ये कह रहा है कि वो संख्याएं 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 100 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो हम ये संख्या ज्ञात कैसे करें। तो इसके लिए आपको रफ कार्य करके देखना है, 100 में 7 का भाग देना है कि सबसे छोटी जो संख्या है वो है 35। करने के लिए जो हमारे पास संख्या आई 30 में 2 घटा देंगे, या तो 2 अंकों की संख्या तो लेनी नहीं है, तो 105 आ गई हमारे पास संख्या 2, यानी पहली संख्या 105, एक दूसरी संख्या 112 और अंतिम संख्या और ढूंढिए। तो अंतिम संख्या हम ढूंढेंगे तो 999 में 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाता है, तो जितना अधिक है वो हटा देंगे। तो वो हटाने के बाद हमारे पास आ गया 994। अंतिम संख्या इसकी 994 है, पहली संख्या इसकी 105 है। वही तरीका है, पूछा कितनी संख्या है, तो दोस्तों वो का वो प्रोसीजर हम अपना लेंगे। ए एन का मान हमें दिया गया 994, पहला पद ए का मान दिया गया 105, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। लास्ट का पद 994, पहला पद 105, 105 प्लस एन का मान पता नहीं, और सार्वअंतर 7, सार्वअंतर 7 से विभाजित है तो 7 ही सार्वअंतर आएगा, और अंतिम पद इसका 994। 105 इधर से इधर ले जाओ, 7n माइनस 7 बराबर 994 माइनस 105। देखिए 7 भी इधर से इधर गया, तो 7n बराबर 994 में से घटा लेंगे दोस्तों पहले, तो 889, 889 माइनस की जगह प्लस का 7 इधर से इधर हो गया, इनका मान आया है ये, और ये इधर से इधर गया प्लस के साथ, तो 7n बराबर, इनको जोड़ दीजिए, 9 और 7 16, 8 1 9, 896, और 896 में n का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 896/7, तो हमारे पास आंसर आएगा 128। तो इस प्रकार से 3 अंकों की 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होते हैं।